नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब बहू संभाल लेगी। प्रज्ञा जी एक कुशल गृहिणी थी और एक सख्त मिजाज महिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि घर में उनकी ही चलती थी। पति हरेन जी घर गृहस्थी की बातों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे और बेटी स्नेहा की शादी हो चुकी थी। भगवान की कृपा से वो अपनी ससुराल में सुखी थी। शायद माँ के द्वारा सख्त अनुशासन में पलने की वजह से स्नेहा को ससुराल में अपने को व्यवस्थित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। बेटे विवेक की शादी को बस 1 साल ही हुआ था और बहू पल्लवी आजकल की लड़कियों की तरह थोड़ी सी बेपरवाह और हंसी मजाक पसंद करने वाली लड़की थी। प्रज्ञा जी हमेशा उसको टोकती रहती और वो उनको देखते ही चुप हो जाया करती थी। पल्लवी के काम करने का तरीका भी प्रज्ञा जी से एकदम विपरीत था और काम करने की गति बहुत ही धीमी थी। आखिर अभी कम उम्र की लड़की ही तो थी। पर प्रज्ञा जी को ये सब पसंद नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को भी अच्छे तरीके से काम करना सिखाया था। जब कभी घर में मेहमान आ जाते तो पल्लवी के हाथ पांव फूल जाते। तब हड़बड़ी के कारण उसके हाथ और धीमे हो जाते और वो प्रज्ञा जी के कोप का भाजन बनती। प्रज्ञा जी काम में साथ ही लगी रहती थी, पर वो चाहती थी कि पल्लवी भी अपनी गृहस्थी में निपुण हो जाए। अक्सर उससे कहा करती, तुम कैसे अपनी गृहस्थी चला पाओगी? अगर सारा काम तुम पर आ जाए तो अकेली क्या करोगी? पल्लवी का जवाब होता, आप हैं ना मम्मी, तो मुझे किस बात की चिंता। इस पर प्रज्ञा जी खींच कर कहती, मैं क्या हमेशा बैठी रहूंगी? और अब जिम्मेदारी लेना सीखो। पल्लवी कहती, ठीक है मम्मी, अब से पूरी कोशिश करूंगी। और अगले दिन से फिर पहले वाला रवैया रहता। लगभग 1 साल बाद अचानक प्रज्ञा जी को देखने में कुछ समस्या होने लगी। वो आंखों में दवा डालती और आंखों की एक्सरसाइज भी करती, पर कोई लाभ नहीं हुआ। उनको आंखों की कोई समस्या नहीं थी, ना ही शुगर थी। अभी तक तो वो बिना चश्मे के पढ़ लिया करती थी। 10-15 दिन तो ऐसे ही समझने में बीत गए। फिर विवेक उनको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि इनको मोतियाबिंद हुआ है और बहुत जल्दी ही पक भी गया है, तो बिना देर लगाए तुरंत ऑपरेशन करना होगा। 2-3 दिनों के अंदर ही ऑपरेशन हुआ और प्रज्ञा जी डॉक्टर की तमाम हिदायतों के साथ घर आ गईं। 1 महीने तक उनको रसोई से दूर रहने को कहा गया था। शैम्पू करना और मुंह धुलने को भी मना किया गया था। अब असली इम्तिहान तो पल्लवी का था। अभी तक जिस गृहस्थी को उसने सास के साथ संभाला था, वो अब अकेले उसके ऊपर थी। अब उसे वाकई लगता कि कितना कुछ प्रज्ञा भी अपने ऊपर समेटे हुए थी और वो कितनी आजाद थी। पल्लवी ने भी ठान लिया था कि वो प्रज्ञा जी की गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेगी। अब पल्लवी सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती, विवेक को टिफिन देती, फिर खाना बनाती और इसी बीच प्रज्ञा जी को दवा देती, आंखों में दवा डालती, रुई से उनकी आंखें साफ करती ताकि पानी ना लगने पाए। इसी बीच अगर कोई मेहमान आता तो वो उसकी भी आवभगत करने की हर संभव कोशिश करती। प्रज्ञा जी समझ रही थी कि उनकी मस्त मौला बहू पर इस समय काम का दबाव है, तो उन्होंने अपनी टोकने की आदत बिल्कुल रोक दी। अगले 4 दिनों बाद प्रज्ञा जी की विवाह की वर्षगांठ थी। हर साल प्रज्ञा जी घर में ही पूजा कथा करवाती और आश्रम के सन्यासियों को बुलाकर भोजन कराती थी। इसके लिए वो किसी हलवाई को न बुलाकर स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करती थी। इस बार पल्लवी ने उनको हरेन जी से कहते सुना कि सुनिए जी, इस बार तो आश्रम के सन्यासियों को भोजन कराना मुश्किल होगा, तो आप ऐसा करो
कि आश्रम जाकर सारा सामान और दक्षिणा दे आओ। पल्लवी अकेले नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि सब मिलाकर लगभग 50-55 लोगों का खाना बनेगा। तभी पल्लवी अंदर आई और अपने सास ससुर से बोली, मम्मी पापा, आप जो इतने सालों से करते आ रहे हैं उसको रोक क्यों रहे हैं? इस बार मैं कोशिश करूंगी आपकी शुरू की गई प्रथा को आगे बढ़ाने की। प्रज्ञा जी बीच में ही बोली, बेटा, इतने लोगों का खाना तुम अकेले कैसे बना पाओगी? और वैसे भी इस समय तुम्हारे ऊपर काम ज्यादा पड़ रहा है। मेरे भी काम तुमको ही करने पड़ रहे हैं। पल्लवी ने प्रज्ञा जी को आश्वासन दिया कि मम्मी, मैं कर लूंगी, आप भरोसा रखिए, सब हो जाएगा। बस आप सारा सामान मंगवा दीजिए और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रज्ञा जी परेशान हो गईं, तो हरेंद्र जी ने कहा, प्रज्ञा, बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन पर भरोसा करना सीखो। प्रज्ञा जी ने सारा सामान मंगवा दिया और पल्लवी को सब समझा दिया कि क्या क्या बनेगा और बिना प्याज लहसुन के बनेगा। पल्लवी ने एक दिन पहले ही अपनी काम वाली को रोककर शाम को सारी सब्जियां कटवा लीं और बर्तन निकालकर धुलवाकर पोंछकर रख दिए। प्रज्ञा जी पूजा भोग का सारा सामान मंगवा चुकी थी। रात में विवेक मिठाई और फल ले आए। पल्लवी ने सुबह 4 बजे उठकर पूजा और भोग का सारा सामान एक जगह लगा दिया और खीर बनाने को चढ़ा दी। तब तक सब्जियों के लिए टमाटर पीस लिए। जब तक प्रज्ञा जी उठी तब तक खीर बन चुकी थी और गैस पर सब्जियां दोनों तरफ चढ़ी हुई थीं। 2 सब्जियां बनाने के बाद एक सब्जी और रायता बचा हुआ था। बीच में पल्लवी ने सबके लिए चाय चढ़ाई। हरेंद्र जी ने सबके लिए टोस्टर में ब्रेड सेकी और प्रज्ञा जी ने मक्खन लगाया। प्रज्ञा जी ने सिर्फ चाय पी, क्योंकि उन्हें पूजा में बैठना था। सबने चाय नाश्ता किया और थोड़ी ही देर में पंडित जी आ गए। पूजा पाठ शुरू हो गया। इसी बीच पल्लवी ने एक और सब्जी और रायता भी तैयार कर दिया। पूजा संपन्न होने के बाद पल्लवी ने सारा खाना और खीर एक जगह लगा दी। इसके बाद सिर्फ पूरियां निकालने का काम रह गया था। पल्लवी ने कुछ पूरियां पहले ही बेल कर रख ली थी और साथ साथ बेलती जा रही थी। जैसे ही सब भोजन के लिए बैठे, वैसे ही पल्लवी गरम गरम पूरियां निकालने लगी। सबने प्रेम से भोजन किया और खीर खाई। इसके बाद हरेंद्र जी ने सब सन्यासियों को फल और दक्षिणा दी और पांव छूकर विदा किया। पल्लवी ने अब घर के लोगों का खाना लगाया। इसके बाद सब सामान समेटना शुरू किया। ये सब करते करते वो बहुत थक चुकी थी। तभी विवेक आया और बोला, अब तुम थोड़ी देर बैठ लो, मैं बढ़िया सी कड़कदार चाय बनाकर लाता हूँ, जिससे तुम्हारी थकान छूमंतर हो जाए। विवेक चाय लेकर आया और पल्लवी को आवाज लगाई तो प्रज्ञा जी बोली, जल्दी जाओ बेटा, चाय पी लो, बहुत थक गई होगी तुम। पल्लवी बैठकर चाय पीने लगी तो प्रज्ञा जी सबके सामने बोली, आज मुझे भरोसा हो गया कि मेरी बहू अब घर संभाल लेगी। अब मेरी गृहस्थी सुरक्षित हाथों में है। हरेंद्र जी बोले, वाकई आज जैसे निपुणता से पल्लवी ने काम निपटाया वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसने कभी 4 लोगों का खाना अकेले ना बनाया हो, वो इतने लोगों के लिए खाना बनाए, वो भी इतना स्वादिष्ट, तो तारीफ तो बनती है। विवेक भी अपनी पत्नी की प्रशंसा से गदगद हो उठा। अपने सास ससुर से इतनी तारीफ सुनकर पल्लवी की थकान कहाँ गायब हो गई पता ही ना चला। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।